सो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 19 के 3 वीडियोस हैं जो कि चैनल पे ही हैं, तो यू कैन विजिट देम फॉर रिवीजन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। इंटरेक्टिव सेशन होगा। लोग अपने आप को अनम्यूट करके मैं जैसे जैसे पूछूंगा, आप लोग बोलेंगे, बताएंगे अपने व्यू पॉइंट्स और अपना लॉजिक। इज इट क्लियर? ठीक है। तो द क्वेश्चन 20 वाज, अगेन इसका क्लासिफिकेशन मैंने इन्वायरमेंट में किया था, एंड मेरे हिसाब से डिफिकल्ट था बिकॉज बहुत फैक्चुअल था। एंड करंट अफेयर्स में भी था ये टॉपिक। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स उस टाइम पे करंट अफेयर्स में था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी आंसर तो जो भी आंसर है इस पे ध्यान नहीं देंगे, विल फॉलो द लॉजिक कि इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो इसको कैसे अटेम्प्ट करते। स्टेटमेंट 1, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसमें दो फैक्ट्स हैं, एक वर्मिन है और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी दिया हुआ है। तो इसको मार्क करेंगे। पता नहीं, हो सकता है कि दोनों सही हो दोनों गलत हो इसमें, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि दो बहुत आपका ऑब्सक्योर फैक्ट ऑडियो दिए हुए हैं। नहीं है ऑडिबल। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, ठीक है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। सो अगेन ये सेकंड फैक्ट है। और सर आपका वॉइस डिस्टर्ब हो गया था तो इन बिटवीन आपने जो भी बोला वो सुनाई नहीं दिया। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ। सो स्टेटमेंट 1 मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ दो फैक्ट्स हैं। एक है वर्मिन। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक यहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ रहा है। स्लाइड शो में दिख रहा है ये? यस नो कोई बोल देगा? कैसे ऐसे दिख रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। So the first statement is Indian flying fox is placed under vermin category in the Wildlife Protection Act 1972। इसमें दो फैक्ट्स हैं, एक वर्मिन भी है और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी है। दोनों ऑब्सक्योर फैक्ट्स हैं, पता नहीं सही भी हो सकता है। इसको अभी अगर मान लीजिए एग्जाम में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको रखेंगे डाउटफुल में और आगे बढ़ेंगे। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। अगेन एक फैक्ट है एंड एक काफी स्ट्रेट गिवन फैक्ट दिया हुआ है। तो अब जैसे ही सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के बीच में कोई कोरिलेशन दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ए एंड बी जो है इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि वर्मिन कैटेगरी में ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स, तो थोड़ा सा नॉलेज यहाँ काम आएगा जो मैंने नॉलेज प्लस सीए लिखा हुआ है। हम जब भी वर्मिन कैटेगरी पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि इसमें इसका ये मतलब नहीं होता है कि ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स या फिर कोई उसका खान पान से रिलेटेड नहीं होता है। वर्मिन वो होता है कि जो ह्यूमन हैबिटेशन या ह्यूमन लाइफ या फिर इन जनरल इन्वायरमेंट के लिए वो स्पीसीज डेंजरस हो चुकी है, या फिर उस स्पीसीज के ज्यादा होने से, फॉर एग्जांपल रैट्स, आपको नुकसान हो रहा है बोथ इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नुकसान हो रहा है, इसलिए आप वुमेन कैटेगरी में आप डालते हो। तो अगर कोई कार्निवरस एनिमल है तो ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इसके हिसाब से तो फिर सारा कार्निवरस एनिमल को वर्मिन कैटेगरी में डाल देना चाहिए, टाइगर लायन सबको। तो अगर कोई मान लो वर्मिन कैटेगरी नहीं भी पता है कैसे सिलेक्ट होता है, तो इतना लेटरल थिंकिंग यहाँ पे कर सकते हैं कि ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स के कारण तो वर्मिन कैटेगरी में नहीं गया होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट ए एंड बी पहले ही डिलीट हो गया। दूसरे तरीके से जो हम लोग अपना क्वेश्चंस बनाते हैं वो कैसे करते हैं कि दोनों में फैक्ट्स है, दोनों फैक्ट लेडन स्टेटमेंट्स है, इसका मतलब कोई एक ना एक फैक्ट लेडन स्टेटमेंट तो पक्का गलत होगा। इतना समझ में आ रहा है? यस नो कोई मेरे साथ चलेंगे यस। लोग, ठीक है? बोलते रहेंगे यस। यस नो साथ में, ठीक है? तो जैसे ही मुझे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों फैक्ट वाले हैं, दोनों में से कोई एक तो गलत होना ही है, इसका मतलब मेरे पास पहले ही दो ऑप्शंस बच गए, सी एंड डी। तो मुझे वो पहला वाला लॉजिक भी नहीं लगाना पड़ा कि वर्मिन में है कि नहीं। स्टेटमेंट 2 जो अभी मैंने समझाया था कि ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स के कारण क्यों नहीं हो सकता वो वर्मिन में, वो भी लेटरल थिंकिंग करेंगे। बट इन जनरल अगर एल्गोरिदम के हिसाब से भी अपना चलेंगे, रूल के हिसाब से, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में कोई एक गलत होना चाहिए। अब एग्जाम हॉल में कैसे चूज करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कौन सा गलत होगा? तो फर्स्ट वाले में ऑब्सक्योर फैक्ट्स हैं। मतलब एक तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में हम लोग जनरली उतना पढ़ते नहीं है, और अगर पढ़ते भी हैं तो वर्मिन कैटेगरी में हम लोग पूरा याद रखते नहीं है कि वर्मिन के अंदर कौन कौन है।
आइडियली किसी को याद रहना चाहिए, बट नहीं होता, उतना एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो ऑब्सक्योर फैक्ट्स, मैंने क्या बोला था, यूपीएससी चाहता है कि आपका एग्जाम निकले, एग्जाम खराब नहीं हो। तो इसीलिए वो ऑब्सक्योर फैक्ट्स को जनरली गलत नहीं कराएगा। जनरली एक बहुत की टर्म है, कहीं कहीं पे करा देगा, बट वो बहुत रेयरली कराएगा। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में हंच लेना हो तो फर्स्ट वाले को सही मानेंगे एंड सेकंड वाले को गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा फैक्ट लग रहा है कि हाँ यार, फ्लाइंग फॉक्स है। और पहली बार फ्लाइंग फॉक्स एक बैट का प्रजाति होता है। तो हम अगर बैट भी किसी को पता है तो उसको लगेगा कि नहीं, बैट्स तो खून पीते ही है। जरूरी नहीं है, बहुत सारे बैट्स होते हैं जो फ्रूट्स और नेक्टर भी ये करते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि सेकंड स्टेटमेंट जो है बहुत सिंपल सा एक फैक्ट लग रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत इजीली गलत कराया जा सकता है। एंड फर्स्ट वाला ऑब्सक्योर फैक्ट्स है। तो अगर एग्जाम में चुनना होगा तो मैं ये चुनूंगा कि ऑब्सक्योर फैक्ट्स को यूपीएससी नहीं चाहेगा कि मुझे पता हो, इसलिए स्टेटमेंट वन को वो गलत नहीं कराएगा। स्टेटमेंट टू एक ओवर आर्किंग स्टेटमेंट जैसा है कि अगर बैट है तो ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स ही पी रहा होगा, तो हो सकता है कि इस फैक्ट को वो गलत कराया होगा। हेंस एग्जाम में स्टेटमेंट सी चुन सकते हैं। अब इसको मैंने डिफिकल्ट क्यों बोला? दो स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे? अपने रूल के हिसाब से कि अगर दो फैक्ट्स वाली स्टेटमेंट है तो कोई एक ना एक तो गलत करेगा ही यूपीएससी। नहीं तो हमने ये भी देखा लेटरल थिंकिंग से कि वर्मिन वाला का जो लॉजिक वो यूज कर रहा है स्टेटमेंट टू में, दैट इज नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट सी एंड डी के बीच की ही लड़ाई है। अब स्टेटमेंट सी एंड डी एग्जाम में अगर आएगा तो ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा चीज है जो ओवर आर्किंग लग रहा है, एंड कौन सा जो ऐसा चीज है जो ऑब्सक्योर फैक्ट्स है। अगर ऑब्सक्योर फैक्ट्स है तो जनरली यूपीएससी उसको गलत नहीं कराएगा। अगर ओवर आर्किंग स्टेटमेंट है जो थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का है, उसको जनरली यूपीएससी गलत करा देगा। तो इसलिए यहाँ पे सी आया। लोगों को समझ में आया? कोई और किसी का तरीका, या किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर, जल्दी। ये सर, आई समझ। वांटेड टू आस्क समथिंग। हाँ हाँ बोलो। सर, डब्ल्यूपीए एक्ट में वुमेन कैटेगरी ड्रॉप कर दिया था अमेंडमेंट के बाद, सो इज दिस क्वेश्चन रेलेवेंट? क्वेश्चन वैलिड है चाहे नहीं वैलिड है वो बाद में यूपीएससी डिसाइड करेगा ना। पहले तो तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको बनाओगे ना, और उसको सर, ये बनाने का इसलिए ड्रॉप लॉजिक। किया था कि मुझे लगा था कि वो उसमें अमेंडमेंट हो गया तो वुमेन कैटेगरी था ही नहीं। आई अग्री। तो अगर नहीं, 2024 में आया है उस वो टाइम। मर्ज किया कर दिया है। हाँ, तो माय पॉइंट इज कि जिस टाइम पे क्वेश्चन आया उस टाइम पे ये होगा कैटेगरी। तो अगर उस टाइम पे आता ये क्वेश्चन और तुम्हें नहीं पता होता उसके बारे में, तो उसको कैसे सही करना है, वी आर डिस्कसिंग दैट, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके सर। सर, ऑब्सक्योर फैक्ट आप बोल रहे थे तो उसमें मतलब उससे क्या मुराद है? लाइक क्या समझेंगे? उससे ये समझेंगे कि आप कितनी सारी चीजें याद रख सकते हैं। यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छा। आपको कितनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या आप दुनिया में अंडर द सन क्या आप हर चीज याद रख सकते हैं या हर चीज आप पढ़ सकते हैं? क्या यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है? नहीं। हाँ, तो एग्जैक्टली सो इसीलिए जनरली अगर बहुत ऐसा कोई क्वेश्चन आए या फिर ऐसा कोई फैक्ट आए जो कभी पढ़ा नहीं कभी सुना नहीं, तो डरना नहीं है उससे, बिकॉज जनरली यूपीएससी उसमें गलत नहीं करवाएगा। उसे भी पता है कि हो सकता है स्टूडेंट्स नहीं पढ़े होंगे उस चीज को। वो जनरली नोन चीजों पे या फिर ऐसी चीजें जो जनरल जो बातचीत में या फिर कहीं करंट अफेयर्स में ऐसे बातचीत में आई होंगी कहीं, उसको वो गलत कराने की कोशिश करेगा। समझ में आया बात? जी। यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगेन अब ये वाला जो क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। अब लोगों के लिए, किसी के लिए मॉडरेट हो सकता है, किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। मैंने जो अपना क्लासिफिकेशन किया अपने हिसाब से किया था मॉडरेट। अब ये नॉलेज और लॉजिक, ऑफ कोर्स किसी को अगर पता ही है सिकाडा क्या होता है, और जनरली लोगों को पता होगा सिकाडा क्या होता है, इंसेक्ट होता है, तो कर सकता है, बहुत इजीली इसको कर सकता है। अब ऐसे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में भी बहुत आए हैं। तो बर्ड्स के लिए आया है, फिश के लिए आया है, राइट? लोगों ने अगर पीवाईक्यू बनाया तो उन्हें पता होगा। ठीक है। अब देखो, जनरली क्या करता है यूपीएससी, मान लो सिकाडा नहीं पता है, दो नाम है, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर। अब फ्रॉग सुन के तो रेप्टाइल लग रहा है, ठीक है। पॉन्ड स्केटर मतलब पानी से कुछ ये लग रहा होगा, तो फिश भी लग रहा है। तो यूपीएससी ये पूछेगा ही क्यों? मतलब अगर इतना अ, एक तो पहले कंफ्यूज करा दिया, एक तो फ्रॉग दे दिया विच इज नॉट अ फिश, एंड एक पॉन्ड स्केटर दे दिया जो कि फिश की तरह ये लग रहा है या फिर पानी से रिलेटेड कुछ लग रहा है। तो थोड़ा काउंटर लॉजिक लगाएंगे कि अगर नाम से डायरेक्टली कोरिलेटेड रहता तो फिर आंसर इसका बहुत इजी हो जाता, या फिर आंसर अपने आप में कंफ्यूजिंग हो जाता। मतलब पूरी दुनिया जो है जनरली फिश और रेप्टाइल्स में ही खेल रही होगी।
बर्ड्स में नहीं खेल रही होगी, वाई? बिकॉज बर्ड्स पीवाईक्यू में भी आ चुका है एंड यहाँ पे नाम से लग नहीं रहा है कि बर्ड्स का नाम वैसा रहेगा। तो बी सी डी में अगर हम लोग देखेंगे, यूपीएससी ट्राई कर रहा है कि या तो बच्चे बी डाले या डी में मारे। आपको क्या काउंटर लॉजिक लगाना है कि फ्रॉग और हॉपर, मतलब एक नाम दे दिया तो ये डायरेक्टली फ्रॉग हॉपर मतलब रेप्टाइल्स से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होगा इसका, ये कुछ और अलग से लॉजिक लगा रहा होगा। एंड पॉन्ड स्केटर मतलब ये फिश नहीं होगा, कुछ और होगा जो उसके ऊपर ये होगा। और ये ऐसी कैटेगरी के, मतलब इतनी बड़ी कैटेगरी होगी जो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मतलब फ्रॉग के टाइप का रेप्टिलियन भी हो सकता है एंड पॉन्ड के आसपास आने वाला भी चीज हो सकता है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा बड़ा कैटेगरी कौन होगा। तो जनरली बर्ड्स बहुत बड़ा कैटेगरी होता है बिकॉज वहां पे बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। उसी तरह उससे भी बड़ा कैटेगरी होता है इंसेक्ट्स का। तो अगर एग्जाम में आपके पास आता तो सबसे पहले तो आप बर्ड्स एलिमिनेट करते हैं बिकॉज पीवाईक्यूज में वो आ चुका है। एंड ये जो नाम भी है वो जनरली मतलब फ्रॉग और ये सब का हम लोग बर्ड्स में नहीं रखते, वो कलर्स या फिर थोड़े अलग टाइप के जो हम आपने पढ़ा भी होगा पीवाईक्यूज को सॉल्व करते वक्त, उस टाइप के नाम हम लोग रखते हैं कि बर्ड के कोई फीचर पे रख दिया, उनके कलर या उनके साउंड्स पे रख दिया। तो मान लीजिए एक को हमने हटा दिया है। अब फिश एंड रेप्टाइल्स देखना है कि क्या इतना बड़ा इसमें सेगमेंट है कि वो रेप्टिलियन नाम को भी ले पाए एंड आपका थोड़ा फिश टाइप के नाम को भी ले पाए। तो वैसा बड़ा सेगमेंट आपको चूज करना है। एग्जाम में अगर मारना है तो सबसे बड़ा सेगमेंट वैसा मारेंगे। तो इंसेक्ट्स यहाँ पे बर्ड्स के बाद सबसे बड़ा सेगमेंट बचता है जो एग्जाम में मारने वाला चीज है। दिस इज अगर किसी को सिकाडा नहीं आता है। तो अगर किसी को सिकाडा आता है फिर तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो अब पूछिए लोग, इसमें डाउट्स पूछिए या फिर कोई और लॉजिक है तो। हेलो सर इसका सर। सर हिंदी मैं और वर्जन में तो सर को साइकेडा लिखा हुआ क्या सर हुआ सर? मैंने हाँ। थोड़ा सी हाँ। फिर सो मैंने जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ा था लाइक सिकाडा फ्रॉग हॉपर, तो फ्रॉग हॉपर पढ़ के मेरे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आया था ग्रास हॉपर, और मैंने इंस्टेंटली वो इंसेक्ट ही मार दिया, मतलब इट वाज बिट ऑफ इंट्यूशन बेस्ड आल्सो। वेरी नाइस। तो एग्जाम में एक्चुअली यही करना ही है, जो इंट्यूशन से पहला आए उसको मार देना है ऐसे क्वेश्चंस में जो प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब इसमें आप और अलग से दिमाग नहीं लगा सकते, आप बस लैटरल थिंकिंग कर सकते हैं, राइट? और बताओ, और किसी का कोई लॉजिक था? सर सर इसका हिंदी इसमें वर्जन में साइकेडा लिखा हुआ है। केड़ा मतलब कीड़ा। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। So और being बताओ। सर so being इसमें a biologist, क्या फिर से बोलिए, क्लियरली नहीं है आपकी so आवाज। being a biology student, I can say one thing, कि where there is a name of hopper, either skater, generally with names along with whatever the main name is mentioned. Like for example, frog hopper is here, pond skater is here. Hopper, skater are generally insects only. स्केटिंग का काम बर्ड्स फिशेस नहीं करते हैं, दे ऑलरेडी हैव फिन्स गिल्स जो कि उन्हें हेल्प करते हैं ऐसी चीजों में। प्लस हॉपिंग आपने मोस्टली सुना होगा, इधर ग्रास हॉपर, वेरी कॉमन। सो आई एक्चुअली सिकाडा वाज नोन टू मी बिकॉज मेरा बायोलॉजी था, बट वैसे भी एल्स हॉपर एंड स्केटर जो मुझे नहीं पता था बोथ ऑफ देम, बट स्टिल इट वाज इजी टू गेस इट्स इंसेक्ट, सो दैट्स हाउ आई गेस्ड। वेरी नाइस। तो वी लर्न समथिंग टुडे। हॉपर एंड स्केटर लोग याद रखेंगे कि जनरली वो इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक पे ही नेम्ड होता है वो। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, लॉजिक होता है। जैसे बर्ड्स को भी नेम करने के लिए लॉजिक होता है कि उनके कलर्स पे आप वाइट ब्रेस्टेड या फिर टेल्ड इस टाइप के, आप उनके टेल एंड ब्रेस्ट का जो कलर होता है उस पे जनरली बर्ड्स के नेम होते हैं। उसी तरह जैसे अभी मैम ने बताया कि हॉपर एंड स्केटर, ये टर्मिनोलॉजीज है कि जो इंसेक्ट्स जिस तरीके से वो वॉक करते हैं या चलते हैं उस पे उनको हम लोग नाम देते हैं। तो बढ़िया, वी लर्न समथिंग। देर आर ऑल्सो मल्टीपल थिंग्स और ऑल्सो इंट्यूशन के साथ जाना है। फ्रॉग हॉपर ग्रास ग्रास हॉपर वाला लॉजिक वॉज वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अब ये वाला क्वेश्चन इजी था, देखते हैं। मेनी च्यूइंग गम्स, स्टेटमेंट वन इज मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हो सकता है, मैनी भी है, जेनरिक भी है, एंड हम लोग जानते भी है च्युइंग गम को जनरली ये होता है ये प्लास्टिक टाइप का। स्टेटमेंट टू, मेनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। तो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं। मतलब ये प्रॉपर फैक्ट नहीं है, दीज आर जेनरिक स्टेटमेंट्स। मतलब ये सही हो सकता है दोनों अपने आप में। और जो पहला है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सोर्स माना जाता है, अगर प्लास्टिक रहेगा तो इन्वायरमेंटल सोल्यूशन का सोर्स माना ही जाएगा। तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए एग्जाम में, बिना ज्यादा इसका थीसिस किए हुए, आई थिंक
एक तो जेनरिक है, एंड दूसरा अगर हम फर्स्ट को सही मान रहे हैं तो सेकंड वाला में प्लास्टिक गोज विद दैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन लॉजिक, तो ए को सही मानना चाहिए इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा। डज somebody has somebody like any different logic from this? शेयर कीजिए अगर आपने एग्जाम में किसी और तरीके से सॉल्व किया इसको तो। So I solved this question and it was right. Actually, this was there in, if someone watches Shark Tank India, na, it was there in the episode. Actually, they were talking about environmental pollution concern only, and this was the main reason क्योंकि वो कम बेस होता है and उसके अलावा बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इसी वजह से that's why they wanted to replace. तो मैंने वो देखा था शायद, इसलिए I guessed right. वेरी नाइस। तो वो जो शार्क टैंक में आया था गुड गम, उसका फाउंडर मिला था मेरे से एक इवेंट में, मयंक नाम Okay, का। okay, okay, यस। okay. I तो watched that episode and that's why I guessed this वेरी right. नाइस। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, याद है मैंने बताया था कि एक यादवाज वाला क्वेश्चन कुछ 2022 में सही किया था मैंने, बिकॉज वो पद्मावत का एक सीन याद आ गया था मुझे। दिस इज एग्जैक्टली, मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में जो दिमाग खुला रखने का यही मतलब है, कि आप कब कहाँ आपने क्या देखा है और वो चीज कहाँ काम आ जाए आपको नहीं पता। यहाँ शार्क टैंक काम आ गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसीलिए मुझे प्रीलिम्स इतना पसंद है, बिकॉज आप दिमाग खुला रखेंगे, बिना नॉलेज के भी यू गेट, मतलब आपको पता है बहुत सारी चीजें। किसी और को कुछ शेयर करना है? सर मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे रील पे देखा था कि सिंगापुर जो है वहाँ पे च्युइंगम्स बैन है, तो उसकी वजह से भी क्वेश्चन मेरा ये वाला सही हुआ था। एंड यही लॉजिक से हुआ था कि इसलिए बैन होगा क्योंकि पोल्यूशन बहुत होता है एनवायरनमेंट में। सी, सो एक शार्क टैंक सही करा रहा है, दूसरा इंस्टा भी सही करा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि लोग को शार्क टैंक और इंस्टा भी देखना है अगला 20-30 दिन ना, प्लीज पढ़ाई कर लेना है। यस। बट यस, हाँ कीप जी। योर, एक जो एकदम की टेक अवे हर क्वेश्चन हर बार जो मैं बोलता हूँ, दिमाग जो अपना जितना ज्यादा खुला रखेगा, बिना डर के रखेगा प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स को प्रीलिम्स की तरह नहीं लेगा, जस्ट अनदर क्वेश्चन, जस्ट अनदर पजल टू सॉल्व की तरह लेगा, तब दिमाग ये सारे आउटपुट्स देगा एग्जाम के दौरान। अगर आप प्रेशर में रहेंगे तो ये सब आउटपुट्स नहीं देगा दिमाग। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? यस Sir, सर। one thing more, the second क्या? statement states about that it contains plastic, and हम्म। plastic वैसे भी बहुत ज्यादा harmful है, और पहले sentence से बाद भी it's about environmental pollution. One can guess as well regarding both the statements are relatable. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। तो मैंने जो जिस लॉजिक से किया मैंने उसी लॉजिक से किया कि अगर मान लीजिए मुझे नहीं भी पता कि च्युइंगम में प्लास्टिक यूज होता है कि नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि च्युइंगम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट में अगर प्लास्टिक दे दिया है, तो मैं तो ऐसे भी मारूंगा ही ना। समझ रहे हैं? अगर यूपीएससी को यहाँ गलत कराना होता कि नहीं नहीं च्युइंगम में प्लास्टिक नहीं होता था, कुछ और होता था जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता, तो ठीक है, नहीं पता था, सबका गलती होगा पूरे इंडिया में। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट बहुत मजा आया इसमें, लोग खुला रखेंगे अपना दिमाग। शार्क टैंक इंस्टा भी सही कराता है क्वेश्चंस प्रीलिम्स के दौरान। आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब ये क्वेश्चन जो है, नहीं आता है किसी को तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और अगर किसी ने नैट जियो डिस्कवरी ये सब नहीं देखा बचपन में, तब तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू डोंट जनरली रीड अबाउट दीज एनिमल्स। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं आता एग्जाम में, इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिल पे नहीं लेना है इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर इसको बनाना होता और कुछ मतलब हल्का सा तो कुछ आना चाहिए इसके लिए। अगर मान लीजिए कि किसी भी जानवर का नाम पढ़ के समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसा दिखता है या क्या है, तब तो बहुत ही मुश्किल है ये, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, तब तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरा क्यों बहुत ज्यादा नाट जी और ये सब सब देखता था, तो मुझे पता है कि एल्क क्या होता है, सबसे बड़ा डियर होता है एल्क, मूज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये जनरली आपका बहुत बर्फ वाले प्रदेश में ही मिलता है, तो अमेरिकाज में आपको मिल जाएगा, साइबेरिया में मिल जाएगा। बोनोबो एक एप्स की प्रजाति होती है, और ये आपका इधर साउथ ईस्ट एशिया साइड में मिलती है, या फिर अफ्रीका में। नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं मिलती है, अफ्रीका में ही मिलती है सिर्फ। तो अब पॉइंट ये है कि मेरे को इतना पता है कि एल्क जो है वो इंडोनेशिया में तो नहीं मिलेगा, तो टू तो चला गया। अब बोनोबो जो है वो मैडागास्कर में नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है एप्स की प्रजाति है, और एप्स की प्रजाति जनरली आपके एक मतलब मैडागास्कर जैसे आइलैंड में नहीं रहेंगी, वो रहेंगी कॉन्टिनेंट्स में रहेंगी, बिकॉज दे रिक्वायर ह्यूज हैबिटेट टू सर्वाइव। तो उसके कारण ये टू और थ्री मेरे को पता है, लेकिन तब भी मेरे को इंद्री नहीं आता था। अब इंद्री जो है, बाद में पता चला कि बाबा कोटो को ही इंद्री बोलते हैं। मैंने ये जानवर देखा भी था, और मैडागास्कर जो मूवी आई है उसमें इफ किसी ने देखा है तो लीमर्स के साथ ये भी दिखाया गया है, इनको अटैक करते हैं ये। तो मेरा ये पॉइंट है, सोचो दो चीजें मुझे इसमें आती थी, एल्क भी आता था, बोनोबो भी आता था, ये भी पता था कि 2 और 3 गलत है, तब भी मैं इसको कॉन्फिडेंस एग्जाम में नहीं मार पाता।
एंड मैं शायद ओनली 1 मार के आ जाता एग्जाम में, बिकॉज सोचता कि इतना मेहनत से क्वेश्चन बनाया है तो नन तो नहीं करेगा यूपीएससी आंसर। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस जो प्योरली फैक्चुअल हो, जो जिसमें आप दिमाग भी नहीं लगा सकते हो, और अगर आपको दो आ भी गया तब भी आप एक हो सकता है कि आपको नहीं आता और वो गलत करा दे, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप दिमाग लगा के सही कर पाएंगे। किसी ने इसको एग्जाम हॉल में बनाया था, किसी का सही हुआ था ये? सर मुझे बोनोबो तो पता था, क्योंकि मैंने प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी है उसमें देखा था इसको, तो ये यस। तो कंफर्म था कि उस वो नहीं है। इसके साथ में जो आपने मेडागास्कर का बताया था, इसमें ये जानवर तो देखा था बट स्टिल वो याद नहीं था। लेकिन अपने यूपीएससी का एक अपना पैटर्न भी रहा है कि वो ज्यादातर ना नेटिव एनिमल्स जो हैं वो गलत करता है, एक्सेप्शनल ऑफ सम केसेस, जैसे एक उस पे वाइल्ड करके था, वो वाला क्वेश्चन अलग था कि ज्यादातर उसका ये था, तो मैंने सिर्फ नन मार के आया था, फिर सही गया था आंसर। नहीं, मैंने लेकिन लेकिन फिर पीवाईक्यू पैटर्न के हिसाब से इसको फॉलो करा था। फिर से मेरे को समझ नहीं आया, तो बाकी दोनों के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई कर दिया कि बोनोबो एक गलत कराया तो बाकी दोनों भी गलत कराया होगा? यस सर। ज्यादातर नॉलेज अगर पीवाईक्यू पैटर्न देखें ना, तो ज्यादातर नॉलेज जो नेटिव्स कहे हैं कि नेचुरल हैबिटेट में इसमें रहते हैं उसमें रहते हैं, वो ज्यादातर अलग ही था। और मुझे मेडागास्कर और बोनोबो का तो पता था मुझे कंफर्म कि ये हाँ, उधर नहीं लेकिन इसको मिलेगा। अगर मैच द कॉलम के लॉजिक से देखें तो ये भी तो देख सकते हैं कि दो को फ्लिप कर दिया होगा और एक सही होगा। यस सर, पॉसिबिलिटी है, हम्म लेकिन हम्म। दो चांसेस बन रहे थे, और कह हाँ सकते तो हैं कि ये मैं थोड़ा सा इंट्यूशन बेस्ड था, ये तुक्का था। एग्जैक्टली तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, काम कर गया, बट आई वुड स्टिल से कि अगर मान लो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है और 5-6 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए। उसमें से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है इसमें? सर अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करे तो यूपीएससी नेटिव स्पेसिस जनरली इनकरेक्ट देता है। हम्म। ठीक है। और इंद्री, एल्क और बोनोबो ये तीनों जनरली हम डेली यूज में से यूज नहीं करते वर्ड, तो यूपीएससी यहाँ पे गलत नहीं करवाएगा, इसलिए तीनों स्पेसिस गलत दिए होंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक को भी यूज कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी इस लॉजिक को यूज नहीं किया एग्जाम में, बट सुन के अच्छा लग रहा है मुझे। तो अगर इस बार कुछ ऐसा आता है तो देखते हैं, लोग नन मार के आओ। बट फिर वही है कि चूंकि ये इसमें दिया हुआ है, मैच द कॉलम फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो एग्जाम हॉल में थोड़ा तो डर लगेगा, क्योंकि दोनों में आप कंफ्यूज हो गए। बट हाँ, किसी को अगर मान लो कि अब देखो, इसलिए पीवाईक्यूज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने अपना ये इंट्यूशन डेवलप कर लिया है एंड आपको पक्का पता है कि हाँ इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, जहां पे भी नेटिव स्पीसीज आए उसको गलत मान लो, तब बिल्कुल इस पे स्टिक करेंगे एंड तब फिर तीनों को गलत मानेंगे, कोई एक को सही नहीं मानेंगे इसमें। सो दैट्स ऑल्सो गुड, गुड लर्निंग। सबको समझ में आया? लोग इन लोग दोनों जो शेयर कर रहे हैं पीवाईक्यूज को, इन्होंने जो बनाया उससे एक इन्होंने इंट्यूशन एंड एक अपना एल्गोरिदम डेवलप कर लिया कि नेटिव स्पीसीज को यूपीएससी गलत कराएगा ही कराएगा। तो फिर जब ये क्वेश्चन आया है तो इसको ये मैच द कॉलम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं देखेंगे, बल्कि तीनों को ये नेटिव स्पीसीज के हिसाब से देखेंगे। एंड चूंकि इन्होंने अपना इंट्यूशन बना लिया है कि नेटिव स्पीसीज गलत होगी, कि ये तीनों को ही गलत मानेंगे, किसी एक को ये सही नहीं मानेंगे उसमें। विच इज अ गुड वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन, अगर आपने अपना एल्गोरिदम खुद से डेवलप किया है उस पर स्टिक करने के लिए। समझ में आया लोगों को? Yes, ठीक है, sir. यस आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. 24th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगेन बहुत ऑब्सक्योर सा ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है, डिफिकल्ट है, नहीं पता होता है जनरली। अब देखते हैं इसमें क्या है कि इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। पता नहीं, हो भी सकता है, फैक्ट है। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज हैं और जनरली एजेंसीज को गलत भी कराता है यूपीएससी, तो पता नहीं, देखते हैं। सेकंड, तो फर्स्ट फैक्ट है, एजेंसी गलत कराता है, ये सब चीज को ध्यान में रखेंगे। World Toilet Summit, World Toilet Day, and World Toilet College are the initiatives of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. जेनरिक स्टेटमेंट है और बहुत मतलब लग भी रहा है कि हाँ ये नहीं कराएगा तो और कौन कराएगा, तो टू तो एकदम सही मान के चलेंगे। टू को जैसे ही सही मान लेंगे तो ए, सी एंड डी, ये तीन ऑप्शंस अपने पास बचते हैं। तो ठीक है भाई, अब थ्री देख लेते हैं। बस थ्री पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। The main focus of its function is to grant funds to the least developed countries and developing countries to achieve the end of opentification. अब अगर ऐसा थ्री होता तो हम लोग जो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं उसमें हमें पता तो होता कि इसने भी दिए हैं फंड्स। कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में, और ओपेंडिफिकेशन से हम 2014 से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो थ्री तो ऐसे भी मतलब ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो गया था, थ्री ओनली नहीं होगा। and ये पढ़ के भी समझ में आ गया कि थ्री को हटा देते हैं।
तो अब बेसिकली पूरा जो अपना क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ऑप्शन पे बच रहा है, दैट इज इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये एक फैक्ट का चीज है, अगर कोई इसको सही मान लेगा तो वो 1 और 2 मारेगा और उसका गलत हो जाएगा, एंड इसको कोई गलत मानेगा तो उसका 2 ओनली सही, मतलब ए अगर वो मार दिया तो उसका सही हो जाएगा। मैं अगर एग्जाम हॉल में रहता तो मैं इसको 2 ओनली मारता, 1 और 2 नहीं मारता। मैं बताऊंगा क्यों। बिकॉज जनरली क्या होता है कि वन ऑफ द स्टैटिक्स जो आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो उस एक स्टैटिक का पार्ट होता है कि आप पढ़ के जाते हैं कि यूएन के एजेंसीज कौन कौन सी हैं, यूएन के जितनी भी मतलब जितनी भी बॉडीज हैं आप उसके बारे में एटलीस्ट पढ़ के जाते हैं कि वो सब एजेंसीज क्या क्या हैं, मेन बॉडीज कौन कौन सी हैं, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, कब वो एस्टैब्लिश हुई थी, एंड उनका मेजर फंक्शंस क्या क्या है। ये सब चीज आप पढ़ के जाते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर स्टैटिक। क्योंकि सिर्फ उतना कर लेने से आपका बहुत सारा क्वेश्चंस या तो सॉल्व होगा या आपको आइडिया आ जाएगा उन क्वेश्चंस के लिए। तो आई न्यू कि इट इज नॉट वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूएन। इसलिए अगर मैं एग्जाम में इसको मारता तो मैं 2 ओनली मारता। किसी और ने किसी और तरीके से बनाया इस क्वेश्चन को? सर मैंने इसको सॉल्व किया था। हम्म। तो सर जनरली मैंने पीवाईक्यूज में ये चीज ऑब्जर्व की थी, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट रॉन्ग ही होती है 99% ऑफ द टाइम, कि इफ XYZ एजेंसी इज एफिलिएटेड टू यूनाइटेड नेशन तो वो गलत ही होती है। तो इस वजह से मैंने फर्स्ट को पहले ही रॉन्ग मार्क कर दिया था। एंड द थर्ड वन इज कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री तो इंडिया भी है, बट इंडिया में कभी किसी भी करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा ही नहीं लाइक इस तरह का कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो दैट से मैंने सोचा कि डेवलपिंग कंट्रीज में तो होगा ही नहीं, ये मे बी केवल अंडर डेवलप के लिए हो। तो मैंने 1 और 3 को रॉन्ग मार्क किया था एंड सेकंड वाला मैंने इस तरह से करेक्ट मार्क किया था। वेरी नाइस। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कि ये रूल नहीं भी बनाए कोई कि एजेंसीज जनरली यूपीएससी गलत कराता है, एक तो ठीक है आपने रूल बना लिया वो ठीक है अच्छी बात है, बट नहीं भी बनाए अगर केवल पढ़ ले कोई कि यूपीएससी की ये यूएन की कितनी एजेंसीज हैं, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ एटलीस्ट उसको इतना तो पता रहेगा कि क्या क्या नहीं है उसमें। एंड थर्ड ऑफ कोर्स अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस रखेंगे कि अगर इतना करंट अफेयर्स पढ़ा, इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं और उसमें कहीं इसका नाम भी नहीं सुना है, एंड ओडीएफ वाला जो मैंने बताया जो अपनी कंट्री में शुरू हुआ, तो ऑफ कोर्स वो नहीं होगा। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25th पे। सर वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा देना मेन ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का क्यों नहीं होता है पैसा क्लाइमेट देना। फाइनेंस में ही सिर्फ पैसा देता है सर, ऐसे तो पैसा देना कोई देना नहीं चाहता है, क्लाइमेट फाइनेंस में कोई पैसा नहीं दे रहा है हाँ कोपेनहेगन समिट के बाद भी, तो यहाँ पे पैसा किसे दे देगा? कुछ हाँ। ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव डेफिकेशन खत्म होना चाहिए इसके लिए वो पैसा देगा, ऐसा होना चाहिए था। तो बहुत अच्छा एक पॉइंट जो आपने पकड़ा है यहाँ पे कि मेन फोकस लिखा हुआ है, बिल्कुल वन ऑफ द फोकस हो सकता है कि फंड्स ग्रांट करे, बट हो सकता है मेन फोकस ना हो, एंड मेन फोकस जनरली क्लाइमेट फाइनेंस के लिए ही होता है। बट इसका काउंटर ये भी हो सकता है कि इतना ऑब्सक्योर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने सुना भी नहीं है, हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को इसी चीज के लिए बनाया गया होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं एक सर, बार इतना कभी पढ़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग नहीं पढ़े जिसमें कि सिर्फ पैसा देना काम हो। हाँ तो सिर्फ पैसा देना यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, मेन फोकस लिखा हुआ है, मेरा तो यही मेन पॉइंट है कि फोकस, हाँ सर, तो मेन फोकस तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसे सोचा था मैंने। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि उतना सोचने का भी जरूरत नहीं है। अगर आपने अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो अपना ओडीएफ के लिए कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होता कभी ना कभी करंट अफेयर्स में, जो कि हमने नहीं पढ़ा है। इसका मतलब जो इतना एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो डाला गया है, तो यहाँ जबरदस्ती का इन्फॉर्मेशन डाले जा रहा है यूपीएससी, तो थर्ड इसलिए ऐसे भी गलत है। ठीक है। यस। या एक्सक्यूज मी यस। सर। और सर अगर इसमें सर मेन फोकस है और यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, तो सर इसका तो हर कंट्रीज में होना चाहिए ना सर, ओपन डेफिकेशन को एंड करना। सर इसमें लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज फर्स्ट क्यों होना चाहिए? फिर तो हर ही जगह होना चाहिए, इस हिसाब से भी गलत हो सकता है। दैट इज ऑल्सो गुड वे टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो आई थिंक ये हो जाता है एग्जाम हॉल में। थोड़ा सा बेसिक इसके लिए पढ़ना था कि एजेंसीज अगर कोई पढ़ के गया है तो बहुत कॉन्फिडेंटली इसको सही मार के आता है, एंड ऑफ कोर्स लॉजिक लगाने से थर्ड अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड अपने आप सही मान के चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25th जो है पढ़ते हैं इसको। लायंस डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, पता नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोर। ठीक है, डू नॉट दोनों जगह आ गया, तो वो वाला जो लॉजिक था कि यूपीएससी जनरली नॉट वाला गलत कराता है वो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, बिकॉज तीनों स्टेटमेंट्स में डू नॉट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले
दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट सही होता है, कोई एक स्टेटमेंट गलत होता है। ये यहाँ पे क्लियरली लगते हुए दिख रहा है कि नहीं लोगों को? हाँ ना? यस सर। हमने सर यस कितनी बार यस ये सर किया है? यस सर। तो अगर हम उस लॉजिक से चलें तो इसका मतलब वन के बारे में मेरे को सोचना भी नहीं है। मतलब वन अगर मेरे को नहीं भी पता है तब भी मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है। ये पूरा क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम हॉल में देखते के साथ? 2 और 3 में से लड़ाई है, राइट? तो इसका मतलब 1, 2 और 3 पहले ही एलिमिनेट हो गया। डी तो होगा ही नहीं होगा, और वन होगा ही। मतलब पूरा जो लड़ाई है वो ए एंड सी के बीच में है। ये क्वेश्चन पढ़ने के 5-10 सेकंड के अंदर ये सारा चीज समझ में आ जाना चाहिए, राइट? मैं क्या बोलता हूँ, सही क्वेश्चंस के बीच में लड़ाई, सही ऑप्शंस के बीच में लड़ाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 3 मतलब ए एंड सी के बीच लड़ाई है। अब देखते हैं। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोर, और अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अब हल्का सा नॉलेज अगर किसी को हो, किसी ने चीता को एक बार भी सुन लिया होगा, तो उसको पता होगा कि हाँ दे डू नॉट रोर एक्चुअली। तो वहां पे नॉलेज से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी ने नहीं सुना है, तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। कितना जबरदस्ती का इसमें फैक्ट्स और ये डालने की कोशिश कर रहे हैं। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स को ही लिखा है। मतलब ऊपर वाले में लिखा अनलाइक अदर बिग कैट्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अनलाइक मेल लायंस ही लिखा। क्यों? बाकी कैट्स नहीं करते हैं क्या सेंट अपना मार्किंग टेरिटरी? वहां पे गलत कराने का ये हो सकता है। दूसरा, एक एकदम इंस्टिंक्टिव चीज जो जनरली सारे बिग कैट्स में होती है और इवन सारे एनिमल्स में होती है, आप डॉग्स को भी देखते हैं या कोई भी आप बड़े एनिमल को देख लीजिए, आप वेजिटेरियन एनिमल्स को देख लीजिए, एलिफेंट्स, राइनोस, सब अपना टेरिटरी मार्क करने का ट्राई करते हैं। सब कोई, और वो अलग अलग मैकेनिज्म से अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। तो बहुत ही ऑकवर्ड स्टेटमेंट, मतलब 3 तो देख के ही लग रहा है कि नहीं ही होना चाहिए, एंड ऊपर से यूपीएससी और भी इसमें बहुत सारा रैंडम फैक्ट्स डाल भी दिया है। मतलब लैंग्वेज से ही लग रहा है कि जबरदस्ती का वो फैक्ट्स इसमें डाल रहा है, अनलाइक मेल लायंस, जबकि ऊपर में अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स लिखा हुआ है। तो अगर एग्जाम हॉल में तीनों ऑप्शन में से कुछ नहीं भी आता हो, तब भी ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, 1 और 2 मारना चाहिए। समझ में आया लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस यस सर। सर, यस सर। किसी को भी इसमें कोई डाउट? ये क्वेश्चन आना चाहिए था क्या एग्जाम में? बिना आए भी इसको सही कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? यस सर। यस सर। सिर्फ लॉजिक लगा के इस एग्जाम में अपना दिमाग कूल रख के, एंड जो हमने रूल सीखे हैं कि दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट में कोई एक तो गलत होना ही है, 1, 2, 3 चला गया, ठीक है। उसके बाद जिसमें ज्यादा जबरदस्ती का फैक्ट्स यूपीएससी डाल रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड साउंडिंग बना दिया ऑप्शन को, तो वो गलत करेगा ही जनरली। तो 3 वैसे ही हो गया, ठीक है। सर इसमें लाइंस के बारे में भी दो फैक्ट्स हो गए, तो उनमें से एक गलत होगा। नहीं, अब आप इसमें चले जाइएगा तो फिर आप 1 और 3 के बीच में खेलने लग जाइएगा। नहीं, फर्स्ट को तो हम ठीक मान ही रहे हैं ना, मतलब दोनों चीजें थर्ड के खिलाफ जा रही हैं। हाँ, तो अगेन ये अच्छा लॉजिक हुआ अपने आप को फिर से मैं बोलता हूँ ना ट्रायंगुलेट करने के लिए, कि आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक से फिर वहां पहुंच रहे हैं। तो दिस इज अ गुड लॉजिक फॉर ट्रायंगुलेशन, बट दिस शुड नॉट बी द प्राइमरी लॉजिक टू रीच टू द आंसर। समझ में आया? यस सर। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 million फार्मर्स? अच्छा, ठीक है, पढ़ते हैं। It is a platform for accelerating the transition towards food and water systems that are net zero, carbon, nature positive, and that aims to increase farmer resilience. It is an international alliance and a network of individuals and farming organizations interested in supporting and strengthening the development of organic animal husbandry. मतलब 100 million फार्मर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। क्यों भाई? मतलब फिर से जबरदस्ती का फैक्ट्स डाल के बहुत स्पेसिफिक कर दिया है, जेनरिक नहीं किया है। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, जितना ज्यादा जेनरिक हो पाए और जितना ज्यादा अच्छा लगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव लगे, दो चीजें ध्यान रखनी है, जेनरिक होना चाहिए एंड जितना ज्यादा पॉजिटिव लगे उतना हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो 2 तो वहीं पे एलिमिनेट हो गया, मतलब बी तो वैसे ही चले जाना चाहिए। It is a digital platform fully integrated with service providers and built on blockchain that lets buyers, sellers, and third parties trade fertilizers quickly and securely. मतलब अगर हम ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री को बोलने की एब्सर्ड है, तो यहाँ पे मतलब ब्लॉकचेन और ये सब लगा के केवल फर्टिलाइजर्स का ट्रेड करना अपने को, और वो भी 100 million फार्मर्स का प्लेटफॉर्म बोल के। अगेन बहुत ही ज्यादा रैंडम, एब्सर्ड एंड वेरी स्पेसिफिक। सो बी एंड सी शुड गो वाइल रीडिंग ही। अब देखते हैं डी। इट इज अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन फॉर इनकरेजिंग। जैसे ही इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म समझ में आया, इसका मतलब लड़ाई ही ए एंड डी के बीच में है, दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया? एक तो पढ़ के भी बी एंड सी एलिमिनेट हो गया, दूसरा
ए एंड डी आर सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स, तो इन दोनों में से कोई एक ना एक होगा. अब इट इज अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ encouraging the farmers to form farmer producer organizations or agri business consortiums, thus facilitating the access to global open markets to sell their products. ठीक है. अब आप मेरे को ये बताइए, आप ज्यादा जेनरिक, जो मैंने बोला ज्यादा जेनरिक और ज्यादा पॉजिटिव, तो कौन सा वो स्टेटमेंट लग रहा है जो यूपीएससी की सिलेबस को भी केटर करता है? चूज करो खुद ए से. ए. ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि इसमें यस कितना पॉजिटिव, कितना द सिंपल सिंपल कार्बन। चीज लिखा हुआ है कि हाँ, फूड एंड वाटर सिस्टम्स को ठीक करेंगे, नेट जीरो नेचर इनिशिएटिव की तरफ ले जाएंगे, एंड फार्मर रेजिलियंस. जो भी पॉजिटिव वर्ड्स यूपीएससी हमेशा यूज करता है, दीज आर दोज वर्ड्स, राइट? एंड हेंस इन द एग्जाम अगेन इट इज अ इजी क्वेश्चन, बिकॉज एक तो ए एंड डी के बीच लड़ाई है, सिमिलर साउंडिंग, एंड दूसरा ए इज फार मोर पॉजिटिव, जेनरिक एंड क्लोजर टू यूपीएससी सिलेबस दैन डी, एंड हेंस एग्जाम में इसको ए ही मारना है. तो अब सेशन जो है, आई थिंक अब इसका टाइम खत्म हो रहा है. जल्दी से नेक्स्ट सेशन का मैं लिंक भेजता हूँ, हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसमें आगे.